हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, एक एक करके आप उनकी वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है विद PYQs, विद ऑल इंपॉर्टेंट MCQs, केस स्टडीज, ईच एंड एवरीथिंग एट वन सिंगल चैनल। फिजिक्स का सारा कंटेंट अवेलेबल। तो मेरा बच्चा न्यूक्लियाई में भी मैंने सारे PYQs, केस स्टडीज और MCQs डाले हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हुए हैं। बस आप एक वर्कशीट ले लेना, वर्कशीट को कर लेना मेरे ऐप से, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की कहानी कहां से स्टार्ट हुई मेरे बच्चे। न्यूक्लियाई की कहानी स्टार्ट हुई रदरफोर्ड साहब से। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि भैया एटम के सेंटर में एक डेंस पार्ट होता है और इस डेंस पार्ट के अंदर प्रोटॉन नाम की चीज होती है और न्यूट्रॉन नाम की चीज होती है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। उन्होंने कहा एटम के सेंट्रल पार्ट में एक डेंस पार्ट मौजूद है जहां पर एटम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है। वहीं पे न्यूट्रॉन मास वाइज प्रोटॉन से ज्यादा होता है, स्लाइटली ग्रेटर होता है। तो आइए एक एक करके मैं सारी चीजें आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड साहब, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एटम इज डेंस वेयर द मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसी को हम लोगों ने न्यूक्लियस का नाम दिया है। न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻14 मीटर है, अप्रॉक्स 1 फर्मी, अप्रॉक्स 1 फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर तक मान के चलते हैं। साइज ऑफ एटम 10⁻10 ऑर्डर होता है यानी 1 एंगस्ट्रॉम। तो मेरे बच्चे इसके अंदर कौन है, प्रोटॉन्स हैं जैसा मैंने बताया और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की अगर बात करूं तो इसके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है और इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल विच में बी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर क्या है मेरे बच्चे, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसे न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन का नाम भी दिया गया है प्रोटॉन को। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है पॉजिटिवली 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज है। ये जस्ट बेसिक्स है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। प्रोटॉन का जो मास है वो 1.6726 × 10⁻27 kg है और वहीं पर बस थोड़ा सा फर्क 1.6749 × 10⁻27 kg किसका है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है मेरे बच्चे। तो ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है, होप सो क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको इसकी PDF मिल जाएगी, मेरे ऐप पे अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। मेरा बेटू ध्यान से सुनो। द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स की जरूरत है और वो बेसिक टर्म्स कौन कौन से होने वाला है मेरा बच्चा, देखना ध्यान से। ये सारे वो न्यू है इस चैप्टर को समझाने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप हल्के में लेंगे। सबसे पहले आता है न्यूक्लियॉन्स। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, एक एग्जाम्पल, क्लास 12th में एक राम नाम का बच्चा बैठा हुआ है। मैंने कहा राम, तो राम मुझे देखता है। मान लीजिए एक जगह पे दूसरी जगह पर एक दूसरा स्टूडेंट बैठा होता है। मैंने कहा श्याम इधर देख, तो श्याम देखता है। मेरा बच्चा, मेरे को ना 12th क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे को सबको एक साथ बुलाना है। मैं कहूँ क्लास 12th लुक एट हियर, तो क्लास 12th देखेगी, ना राम देखेगा ना श्याम देखेगा। अब मेरा बेटू हुआ गया, इस बात पे क्या देखने को मिलता है, इस बात पे देखने को मिलता है कि अगर मैं एक एटम की बात करूं और एटम के न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस में मेरा बच्चा यहां पे प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, पर मैं प्रोटॉन को अलग नहीं बुलाना चाहता, न्यूट्रॉन को अलग नहीं बुलाना चाहता, मैं इसको कलेक्टिवली एक साथ बोलना चाहता हूं, कलेक्टिवली एक साथ याद करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो एक साथ मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने बोलकर मैं उसे न्यूक्लियॉन्स बोल सकता हूं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली बोलते हैं तो उसे हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं मेरे बच्चे। डन। अगर मैं कभी न्यूक्लियॉन्स बोलूंगा तो अब आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में समझना है। प्रोटॉन बोलूंगा तो इंडिविजुअल और न्यूट्रॉन बोलूंगा तो इंडिविजुअल। अब न्यूक्लियॉन्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, ये दोनों की मिलाकर आइडेंटिटी है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। होप सो क्लियर है मेरे बच्चे। सेम एज इट इज मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं
जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है एक एटम के अंदर और प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं, उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। एक एग्जांपल, मैं यहां पर X एक न्यूक्लियाइड लेता हूं। चलो X एक एलिमेंट है, चलो पहले एलिमेंट लेता हूं। X एक एलिमेंट है, एक X एलिमेंट है। इस X एलिमेंट का यहां पर Z एक एटॉमिक नंबर को साइन, एटॉमिक नंबर्स को इसी से डिनोट किया जाता है, ये एटॉमिक नंबर है। वहीं पर A इसका मास नंबर है, ये मास नंबर है। बेटा एटॉमिक नंबर का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर और प्रोटॉन्स के नंबर जितने होंगे एक एटम के अंदर वही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। मास नंबर का मतलब है अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन या सपोज करो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दिस इज अ मास नंबर। यानी मास नंबर कभी भी डिफाइन करना है तो वो n+p है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को साथ में मिला दूंगा तो ये हमारा मास नंबर है, मास नंबर। तो मेरे बच्चे पहले एक एक करके समझते हैं। ये जो X एक एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है, कार्बन, ऑक्सीजन, कुछ भी, एक X एलिमेंट है और Z हमारा एटॉमिक नंबर है और A हमारा मास नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब है एक न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर है। और वहीं अगर मास नंबर की बात करूंगा तो मास नंबर में सम ऑफ प्रोटॉन और सम ऑफ न्यूट्रॉन एक साथ है मेरे बच्चे। होप सो वीडियो क्लियर आ रही है। अब यहां पर अगर ध्यान से सुनेंगे मास नंबर को प्रोटॉन प्लस, बट मेरे बच्चे जो हमने यहां पर इस जगह पे इस तरीके से एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसे हम लोग न्यूक्लियाइड कहते हैं मेरे बच्चे, इस प्रेजेंटेशन को हम लोग न्यूक्लियाइड कहते हैं। मुझे क्यों लग रहा है ब्लर हो रही है वीडियो? होप सो वीडियो ब्लर हो रही है मेरे बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर वो सारा प्रेजेंटेशन जो मैंने बताया वो बता दिया। देखो मास नंबर बता दिया मैंने, ये पूरा मास नंबर है। अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालना है तो क्या करेंगे आप? मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दीजिए। मास नंबर में से प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या कहते हैं? जेड ही तो कहते हैं। A - Z कर लो, कोई बात नहीं, या A - Z कर लो, बात तो वही है ना, क्योंकि Z इक्वल टू वॉट? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो मैंने क्या लिखा? A - P, आप A - Z लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब यहां पर न्यूक्लियर मास, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लोग न्यूक्लियर मास कहते हैं। मेरे बच्चे छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको जरूरी है। न्यूक्लियेट समझा दिया मैंने। न्यूक्लियेट क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है। न्यूक्लियर इज अ रिप्रेजेंटेशन जहां पर हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। डन। ये देखो A क्या है, X क्या है और Z क्या है, ये सारी चीजें बता दी। जैसे एग्जांपल न्यूक्लियर, जैसे यहां पर इन्होंने कार्बन का एग्जांपल लिया हुआ है, कार्बन 612 मतलब यहां एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये पूरा न्यूक्लियाइड है मेरे बच्चे, दिस इज अ न्यूक्लियाइड। अब आते हैं नेक्स्ट बेसिक टर्म्स, दिस इज कॉल्ड आइसोटोप्स। सिंपल यार, मेरे बच्चों को पता है, इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर होगा। एटॉमिक नंबर सेम होगा, देखिए एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, वो हमारे आइसोटोप्स कहलाते हैं। मेरे बच्चे जस्ट छोटे छोटे सा बेसिक है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। When we talk about the isobars, अगर मैं आइसोबार्स की बात करूं तो सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सेम मास नंबर है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये 18 होगा, ठीक है। अब हमारा सल्फर 18 होता है, तो 17 18 हो गया। अब यहां पर ध्यान से सुनो, आइसोटोन्स, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसे हम आइसोटोन्स कहते हैं मेरे बच्चे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्लोरीन की बात करिए, क्लोरीन की अगर आपको क्लोरीन में मास न्यूट्रॉन्स निकालना है तो 37 - 17 करोगे तो भी 20 आएगा। और पोटेशियम की बात करोगे तो 39 - 19 करोगे तो भी 20 आएगा। यानी यहां पर आप क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर देख रहे हैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर। तो ये हमारे आइसोटोन्स हो गए।
आइसोमर्स यू नो वेरिएबल अबाउट इट कि जब हमारा मास नंबर सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे आइसोपेंटेन, आइसोप्रोपेन, ये सॉरी नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, तो ये सारे एग्जांपल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। आपने आइसोमर्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आइसोमर्स देखा होगा, एग्जिस्टिंग इन अ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट। पेंटेन के स्ट्रक्चर को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारा आइसोमर्स होता है मेरे बच्चे। तो दिस इज द ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स। ये बेसिक टर्म्स थे जो न्यूक्लियस के लिए इंपॉर्टेंट थे मेरे बच्चे, न्यूक्लियस चैप्टर को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट थे। और एक बेसिक टर्म्स में एक चीज और ऐड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है यार, 11th में वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, तो ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आपको बता दूं, एटॉमिक मास इज ऑल अबाउट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कलेक्टिवली मास, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता क्या कि हम सिंपली कहते हैं वन एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज 1/12th पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम क्यों लिया हम लोगों ने? पहले तो ये स्टेबल है, बहुत सारी चीजें हैं, एग्जिस्ट करता है, तो कार्बन 12 C612। तो आपको यहां पे पता चल रहा है कि प्रोटॉन्स के नंबर भी 6 हैं और न्यूट्रॉन्स के नंबर भी 6 हैं। पहले और भी वैसा ऐसा नहीं है कि हम कार्बन 12 से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, पहले ऑक्सीजन से भी डिस्क्राइब किया गया था, पर कार्बन 12 एक स्टेबल माना जाता है, हमारा एलिमेंट है ये, और ये ज्यादातर मात्राओं में मिलता है, और कार्बन 12 से सुटेबली ही समझाया गया, इस वजह से कार्बन 12 को लिया गया। ठीक है, तो आप लोड मत लीजिएगा, क्योंकि एटॉमिक मास में मैं ज्यादा आपको इस पे लंबा नहीं खींचना चाहता वीडियो को, क्योंकि नहीं तो अगर एटॉमिक मास पे ही मैं डिस्कशन करने लगूं तो ये बहुत लंबा डिस्कशन होगा। बस ये है 1/12th ऑफ कार्बन 12 एटम, तो इससे हमने एटॉमिक मास डिफाइन किया है। तो ये देखिए, एटॉमिक मास डिफाइन करने के बाद हमारे पास क्या आया, 1 AMU। 1 AMU क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है? अब आप अगर ऑब्जर्व करें एक AMU को, वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg है। वहीं पर अगर आप एक प्रोटॉन को ऑब्जर्व करें या एक न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करें तो उनका मास नंबर भी बिल्कुल इतना ही है, चेक करके देखो। तो एक AMU में हमारे क्या मिल गया? हमें मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन मिल रहा है। तो 1 AMU इज व्हाट? 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम। अब यहां से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ हाइड्रोजन, आपको ये सारी चीजें पता है। अब यहां पे आप ध्यान से सुनेंगे, सॉरी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस AMU का इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ रिलेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ अभी पेपर में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे मैंने डुअल नेचर में डिफाइन कर दिया। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल दे और उसकी वजह से उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड होगी वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल देने के बाद उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरा बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मींस व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज, और 1 वोल्ट इज 1 वोल्ट। तो यार मेरा बच्चा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। बट वहीं पर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर चाहिए मुझे, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मेगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अगर मेगा इलेक्ट्रॉन में जूल में फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 10⁻6, मेगा इज 10⁻6, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल आ जाएगा। डन। चलो आगे देखते हैं मेरे बच्चे, रिलेशन बिटवीन AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिलेशन बिटवीन AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरा बच्चा, आइंस्टाइन की इक्वेशन हमें पता है, E=mc²। ये ड्राइव करने के लिए, ये तो यही बता देता हूं क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे तो आराम से समझो। आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc²। मास को हमने 1 AMU लिया जिसका वजन इतना है, और वहीं पर मैंने स्पीड ऑफ लाइट
सी स्पीड ऑफ लाइट, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, साइलेंट करना भूल गया था मैं, तो आप ध्यान से सुनो। अब हम रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, एएमयू और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आप इस रिलेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे कैसे कैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां पर मैं बार बार ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा, आप उस तरीके से ड्राइव कर लेंगे। देखो मेरे बच्चे, आइंस्टाइन की इक्वेशन इक्वल टू mc स्क्वायर पता है, मास इज व्हाट 1 AMU, और 1 AMU को आप ऐसा लिख सकते हैं मेरे बच्चे, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ होता है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, एनर्जी का फॉर्मूला ये इतने जूल एनर्जी आएगी, ये इतने जूल एनर्जी आएगी। अब इस को जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। अभी आप देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इतना जूल है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इतना जूल है, तो एक जूल के अंदर कितना होगा, डिवाइड कर दे मेरे भाई। यार एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो ऐसा, अगर एक जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना है तो 1/1.6 × 10⁻⁹, और वहीं पर एक जूल से अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है तो 1.6 × 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाओगे, यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाओगे। तो यहां पर सेम एज इट इज ऐसा किया गया है कि अगर ये हमारा जूल में आ गया आंसर, चलिए ठीक है, इसे सॉल्व कर लिया। बट अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आप 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड कीजिए। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना, जो डिवाइड करना है वो 1.6 × 10⁻13 जूल से डिवाइड कर देना, 1.6 × 10⁻13, क्या कह रहा हूं मैं, 1.6 × 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जूल। तो यहां पर आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे तो मेरा बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कई बार एक AMU आपको क्वेश्चन में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होगा, कई बार ये दिए होती वैल्यूज, तो जो वैल्यूज दी होगी उसको क्वेश्चन में वैसे ही यूज करना। एक AMU को 931.5 भी देता है और 931 भी देता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डन, ये रिलेशन क्लियर है मेरे बच्चे। अब आगे लेके चलता हूं। अब आ गया चैप्टर का मेन टॉपिक, न्यूक्लियर साइज। यहां से कहानी स्टार्ट हो जाएगी मेरे बच्चे, न्यूक्लियर साइज से। व्हाट इज न्यूक्लियर साइज? साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हमने कंसीडर किया कि जो एक न्यूक्लियस का साइज है वो एक स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है भाई, कर लिया हमने स्फेरिकल इन शेप, इससे हमने न्यूक्लियस को स्फेरिकल इन शेप ले लिया। जब न्यूक्लियस को स्फेरिकल इन शेप लिया, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है, इसके अंदर प्रोटॉन रहता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन रहता है। भाई जितना ज्यादा प्रोटॉन रहेगा और जितना ज्यादा न्यूट्रॉन रहेगा उसका न्यूक्लियस का साइज उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। यानी अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होगा। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होगा। भाई जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, अगेन बोल रहा हूं, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, उतना ही ज्यादा उसका मास नंबर बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल, और उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। तो मैंने देखा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है। भाई मास नंबर ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। और अगर आपको पता हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर वो स्फेरिकल शेप है तो 4/3 πr³ लिखोगे आप, बिल्कुल लिखूंगा मैं, 4/3 πr³। अब आप देखो ना, ये चीज क्या हो गई, ये तो कांस्टेंट है, तो मैं ये कहूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ है, बिल्कुल है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a भी है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ भी है।
वॉल्यूम ए के डायरेक्टली भी प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इसके भी। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूं फ्रॉम 1 एंड 2 देखूं तो आपको दिखाई देगा कि जो ए है या जो जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 हो जाएगा। वॉल्यूम ए जो है आर की पावर 3 हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2 से। तो यहां पर अगर मैं इसे सॉल्व करूं ना तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। मेरे बच्चे इस 3 को मुझे इधर भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में चला जाएगा यार, इधर भेजूंगा तो ये क्यूब रूट में चला जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। और यहां पर आर नॉट की वैल्यू गिवन है, दैट विल बी द 1.2 फॉर्मी या 1.2 इंटू 10 के पावर -15। मेरे बच्चे इस तरीके से हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस निकाला, R इक्वल टू आर नॉट ए 1/3, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, उसको इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। उससे पहले वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डेंसिटी समझ लीजिए पहले। न्यूक्लियर डेंसिटी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है ध्यान से समझना मेरा बेटा। अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी रहता है और न्यूट्रॉन्स भी रहता है, बिल्कुल रहता है, तो हमें तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बिल्कुल बेटा करेक्ट है भाई, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो मेरा बेटू हुआ क्या, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करना है ना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे फाइंड आउट करो, मास ऑफ न्यूक्लियस में कौन रह रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मैंने कहा दोनों का जो वजन है वो क्या है, मैंने m मान लिया, दोनों का जो वजन है वो m है। m इज द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यार सुनो, एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं और सबका वजन 2 किलो है। एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, सबका वजन 2 किलो है, तो टोटल वजन कितना हुआ, 10 × 2। अब सुनो, न्यूक्लियस में कितने लोग रहते हैं सर, ये पता कैसे चलेगा, ये मत बोल देना। न्यूक्लियस में कितने लोग रहते हैं वो कैसे पता चलेगा, ये ए से पता चलेगा। ए इज अ मास नंबर, यानी कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है इसको मिला दूं तो ये हमारा मास नंबर बनता है। यानी ए क्या बताता है, प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या कलेक्टिवली। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताता है तो भी गलत नहीं होगा। ए इज अ न्यूक्लियॉन्स की संख्या बता रहा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बता रहा है, ठीक है। अभी मैंने कहा कमरे में रहते हैं 10 लोग, सबका वजन है 2 किलो, तो टोटल वजन हो गया 20 किलो। एक एटम में रहते हैं टोटल ए लोग, एक न्यूक्लियस में रहते हैं टोटल ए लोग, और सबका वजन कितना है, m। तो टोटल वजन कितना हो गया, टोटल वजन हो गया m × a अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर मैंने स्फेरिकल इन शेप लिया तो 4/3 पाई r क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले हमें किसी ने बताया जिसका नाम राकेश पांडे था, R इक्वल टू आर नॉट ए 1/3 होता है। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालना कितना आसान हो गया, m × a अपॉन में 4/3, यानी 3 ऊपर चला जाएगा, पाई r के जगह पर हम आर नॉट ए 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। मेरा बेटू डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होगा 3/4 m × a अपॉन पाई आर नॉट की पावर 3, आर नॉट की पावर 3, a की पावर 1/3 × 3 से 3 को काट दो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज 3/4 m × a अपॉन पाई आर नॉट क्यूब ए से कट गया। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना हो गया, 3/4 m अपॉन पाई आर नॉट क्यूब। यार डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, अगर आप मास ऑफ न्यूक्लियस डालोगे तो 1.6 × 10⁻27 kg होता है।
पाई की वैल्यू पता है, आर नॉट की वैल्यू पता है, 1.2 फर्मी होती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। यानी ये न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा डेंस होता है यार, 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ये साइज 2.7 इंटू 10 की पावर 17 kg। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नेक्स्ट स्लाइड दी हुई है मैंने, ब्लैंक नहीं दी हुई है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जो आपको नोट रखनी है। मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर डिपेंडेंट, मास नंबर डिपेंडेंट नहीं होता है, नहीं होता है, लिख लेना, होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी दो न्यूक्लियर, दो एटम्स के न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालोगे, डेंसिटी ऑफ किसी भी दो न्यूक्लियस का, डेंसिटी ऑफ क्लोरीन निकाल लो, या डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इसका जो आंसर आएगा 1:1 ही आएगा। याद रखना, दो एटम्स के न्यूक्लियस का अगर आप डेंसिटी फाइंड कर रहे हो तो वो हमेशा 1:1 आएगा। ये लिख लेना, ये याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये दो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेकर आया मैं। अब क्वेश्चंस की बारी है और क्वेश्चंस करते हैं दबा के। थोड़े से जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े उनके क्वेश्चंस हमें अच्छे से आने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1, द न्यूट्रल क्लोरीन इज फाउंड टू बी अ मिक्सचर ऑफ दो आइसोटोप्स। जो नेचुरल है, सॉरी नेचुरल, न्यूट्रल पढ़ो, नेचुरल क्लोरीन जो है वो मिक्सचर ऑफ दो आइसोटोप्स है, जिसका एक का मास क्या है 34.98 AMU और दूसरे का क्या है 36.98 AMU रिस्पेक्टिवली। आइसोटोप से, दो आइसोटोप से क्लोरीन के दिए, पर उनका जो अबेंडेंस है, जो एक्स्ट्रा मात्रा है, अबेंडेंस 75.4 और 24.6 गिवन है रिस्पेक्टिवली। इतने परसेंट है, इतने परसेंट। यानी आइसोटोप्स में इस वाले मास का अबेंडेंस इतना है और इस वाले मास, इस वाले का इतना है। ठीक है, तो क्या है ये, आपको कंपोजिट एटॉमिक नंबर निकालना है, कंपोजिट एटॉमिक मास निकालना है। देखो ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा, हम एटॉमिक मास फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए कुछ मत करिए। 34.98 की मात्रा कितनी है 75.4% है प्लस, और 36.98 की मात्रा कितनी है 24.6 है। हम क्या कह रहे हैं, हमने ग्लूकोज बनाया, चीनी पानी का घोल बनाया, शरबत बनाया। शरबत में पानी भी लिया, वाटर भी लिया और शुगर भी ले लिया, दोनों को मिला दिया। शुगर की मात्रा इतनी उस उसमें, उसकी मात्रा इतनी, सॉल्व कर लेना। वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ये अबेंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है, अपॉन में 100 जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 100 में से दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों मेरे से सॉल्व करवा रहे हो यार, चलो आंसर कमेंट करके बताना यार, इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताओ। ये सारा सॉल्व मत करवाएगा मेरे से यार। चलो ये आया ना क्वेश्चन, देखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गैलेनियम 70। न्यूक्लियर रेडियस फाइंड आउट करना है, आर, देखो रेडियस फाइंड आउट करना है, R इक्वल टू R नॉट A 1/3। बेटा R इक्वल टू R नॉट 70 की पावर 1/3। आप ऐसा लिख दोगे भाई, सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का भाई देखो सिस्टमैटिक तरीका बता रहा हूं, सिस्टमैटिक जो 95% एक्यूरेटली फिट हो जाता है इस फॉर्मूले में। देखो 70 का क्यूब रूट निकालना है आपको, 70 का क्यूब रूट निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो 70 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करोगे आप, ध्यान से सुनो, क्या करोगे आप, देखोगे 4 की पावर 3 64 हो गया। अरे 4 कम 4 चौक 16 और चौके 64 यानी 64 हो गया। 5 की पावर 3 करोगे तो 125 हो गया। उड़ी बाबा, यानी आप देखोगे ये 64 आया, तो यानी 4 तो पक्का है, 4 तो आंसर पक्का है यार। 64 किसके, 70 के करीब है, माइनस कर दो 64, माइनस कर दो 64। आप जब 64 माइनस करोगे तो 6 आंसर आएगा। अब 6 का क्यूब रूट निकालो, चलो 1 की पावर 3
1 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो अब मुझे बताओ 6 किसके करीब है ज्यादा, 6 किसके करीब है, 8 के करीब ज्यादा है या 1 के करीब? सर 2 के ज्यादा करीब है, यानी 8 के ज्यादा करीब है, 2 की पावर क्यूब के ज्यादा करीब है। तो ठीक है, 4.2 के करीब इसका आंसर हो गया। चेक कर लेना, 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 ये शॉर्टकट तरीका है, 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 इट्स अ शॉर्टकट तरीका जिससे आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप देखो यहां पे क्या फाइंड आउट हुआ, R इक्वल टू R नॉट इंटू 70 की पावर यानी 4.2। बेटा R की वैल्यू 1.2 फर्मी है, इंटू 4.2 फर्मी में आंसर आ गया, यानी 10 की पावर -15 मीटर। लो सॉल्व कर लेना, चलो आंसर कमेंट करके बताओ फटाफट। हो गया सॉल्व, इतना इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं मेरे बच्चे। न्यूक्लियर मास ऑफ आयरन इज इतना न्यूक्लियर मास गिवन है, न्यूक्लियर मास कितना गिवन है, Fe 26 का और 56 का कितना गिवन है मेरे बच्चे, 55.85 AMU। अब बेटा 55.85 एक AMU, सुन लो जरा, एक AMU मेरा बच्चा 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। तो बेटा यहां 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg आप निकाल लोगे, यहां पे कैलकुलेट कर लोगे। देखो यार कैलकुलेशन कर लेना मेरे बच्चे। सुनो, अब मास आ गया मेरे पास। अब सुनो ना, अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है न्यूक्लियस की, मतलब आयरन न्यूक्लियस की, तो मुझे मास चाहिए, मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस, मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस चाहिए 26 56, ये जो भी आपने कैलकुलेट किया होगा। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक बात बताओ, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये आपको गिवन है कितना, 55.85 इंटू 10 की पावर इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 मिल गया आपको। चलो ये मिल गया। अब एक बात बताओ, 3 ऊपर चला जाएगा, चलो 3 ऊपर मल्टीप्लाई में डाल दो। अब आया नीचे 4, पाई की वैल्यू 3.14 आई, और यहां पे R की वैल्यू क्या रखूंगा, R नॉट कितना, देख R नॉट कितना है मेरे बच्चे, R नॉट की वैल्यू होती है, R की वैल्यू R नॉट A1/3 की पावर 3। 55.85 मल्टीप्लाई मत करवाओ, खुद सॉल्व करो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब सुनो, 4 इंटू 3.14 इंटू R नॉट की पावर 3, और 3 से 3 कट गया यानी A। न्यूक्लियर डेंसिटी का क्वेश्चन कराया था मैंने। अब यहां देख लो ध्यान से, 55.85 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 27 इंटू 3/4 इंटू 3.14, R नॉट होता है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है, और A कितना है 56। सॉल्व कर लो यार, कैसे सॉल्व करोगे, लगभग ये वैल्यू सेम दिख रही है, 55.85 और 56, और आसपास ये देखो ये वैल्यू लगभग सेम दिख रही है, ठीक है। तो जब ये निकालोगे आंसर इसका, तो आंसर अराउंड आएगा आपका 2.7 के करीब आएगा, या 6 के करीब आएगा, देख लेना। 2.7 इंटू 10 की पावर 27 kg, क्योंकि डेंसिटी तो सबकी सेम होनी है, चाहे आप किसी की भी डेंसिटी निकालो, तो लगभग आंसर यही आएगा। तो इतना लोड मत लो, 2.6 इंटू 10 की पावर 27 kg आप चेक कर लेना। पर अगर आपको कैलकुलेशन किसी का भी बोले, आपका आंसर 2.4 2.5 इंटू 10 की पावर 27 kg लिख दोगे ना, 10 की पावर 27 kg इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आगे 2 पॉइंट समथिंग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी सबकी सेम है। Assume that proton and neutron have an equal mass. Calculate how many times of nuclear matter is denser than water. Given that nuclear radius is ये, अरे देखो यार, आप सॉल्यूशन पर आओ। न्यूक्लियर डेंसिटी का ऑलरेडी फॉर्मूला निकाला आपने, न्यूक्लियर डेंसिटी का क्या निकाला, 3m/4 पाई R नॉट की पावर 3, ये तो फाइंड आउट किया था आपने।
मास नंबर से क्या ले देना, जो कि 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg आई है। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है हमारा, केजी नहीं, केजी पर मीटर क्यूब आया है। अब यहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। अब आप क्या करोगे, दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो, दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो तो कितना आएगा, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, 2.3 इंटू 10 की पावर 14, 14 का रेशियो आ जाएगा वाटर के कंपैरिजन में। आंसर आ गया हमारा, सिंपल, क्लियर। चलो आगे देखो, इस स्लाइड की हमें जरूरत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। न्यूक्लियस का साइज कैसे एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड हुआ था, क्लोजेस्ट अप्रोच से, रदरफोर्ड के क्लोजेस्ट अप्रोच से डिफाइन हुआ था। ओके, राइट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, ऑलरेडी करा चुका हूं। रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस एंड मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ड्राइव करवा चुका हूं। यार ये बंदे ना हाँ नहीं बोल रहे। R इक्वल टू R नॉट 1/3, 1/3। भाई ये पार्ट 2 का आंसर है, ये इसका आंसर, इसका वह क्लोजेस्ट अप्रोच से डिटरमाइन हुआ। सो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। आपको न्यूक्लियर डेंसिटी की डेरिवेशन करनी है, 3m/4 पाई R नॉट क्यूब 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को खुद लिख के देखो, सॉल्व करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना जरा, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, साइज ऑफ द एटम इज प्रोपोर्शनल टू, साइज ऑफ द एटम इज प्रोपोर्शनल टू, यार फॉर्मूला बताया यार, R नॉट सॉल्व कराया यार मैंने, A1/3। थोड़ा फास्ट है ये, सुनो, रेडियस इज इतना एल्युमिनियम का गिवन है, जिसे हमने RAL से डिनोट किया है। रेडियस ऑफ T इतना गिवन, नियरली किसके, अब सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। यार एक बात हो, R ऑफ AL निकालो, चलो R नॉट A 1/3, ठीक है भाई, और अपॉन में R ऑफ T निकालो, R नॉट A 1/3, ठीक है भाई। अब सुनो, R नॉट से R नॉट कट गया, ये A ऑफ AL है और A ऑफ TE है। चलो RAL R ऑफ TE। अब आगे देखो ध्यान से, A की वैल्यू कितनी है, 27 की पावर 1/3, ये कितनी है भाई, 125 की पावर 1/3। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। तो क्या हम R ऑफ AL अपॉन में R ऑफ TE इज इक्वल टू 27 का मतलब 3, इसका मतलब 5 की पावर 1/, इससे सॉरी ऐसा मत लिखो, देखो 27 को 3 की पावर 3 और 125 को 5 की पावर 3 और इसकी पूरी पावर पे 1/3 डाल दो, 3 से 3 कट जाएगा। R ऑफ AL अपॉन R ऑफ TE इज इक्वल टू 3/5, यानी RAL इक्वल टू 3/5 ऑफ R ऑफ TE। है कहीं आंसर? क्या कर रहा है पांडे? थ्री बाई 5 ऑफ RAL, 5/3 ऑफ RAL हो जाएगा ना। अगर हमें TE निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, TE निकालना है R ऑफ TE, तो क्या हो जाएगा 5/3 ऑफ RAL। मैंने AL जो आया हमारा 3/5 ऑफ R ऑफ T आया, तो R ऑफ T निकालना है, तो 5 इधर 3 इधर, तो कितना आ जाएगा RETE इक्वल टू 5/3 ऑफ AL। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है वाला, पेपर में आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन खुद करोगे। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर A इज प्रोपोर्शनल टू A। न्यूक्लियर डेंसिटी तो या मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस,
मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस तो ए के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। कितने क्वेश्चन रह गए? एक क्वेश्चन और रहेगा शायद। न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ सर्टेन पार्टिकल। यहां ध्यान से सुनना, न्यूक्लियाई ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ सर्टेन पार्टिकल, सेम नंबर ऑफ सर्टेन पार्टिकल, सेम नंबर ऑफ सर्टेन पार्टिकल। व्हाट इज दैट पार्टिकल? आपको बता दूं, प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा सेम रहेगा, न्यूट्रॉन्स चेंज होता है, प्रोटॉन्स सेम रहता है। मास नंबर जो चेंज होता है, जो भी आइसोटोप्स चेंज होते हैं, वो न्यूट्रॉन की वजह से चेंज होते हैं, प्रोटॉन की वजह से चेंज नहीं होते। तो सेम कौन रहेगा पार्टिकल? प्रोटॉन सेम रहेगा। तो बच्चों अब हम लोग मास डिफेक्ट को पढ़ते हैं। अब हम लोग बाइंडिंग मतलब न्यूक्लियस चैप्टर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और मास डिफेक्ट के बारे में चीजों को और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, मास डिफेक्ट की चीज को समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। क्या हुआ, एक एग्जाम्पल लेता हूं। मेरे पास मतलब एक बच्चा है और बच्चा ना बाजार जाता है। मान लीजिए वो बच्चा बाजार जाता है, बाजार जाने के बाद वहां से लेकर आता है, मतलब उसकी मम्मा कहते हैं कि भाई बाजार जाओ, बाजार से आलू और प्याज ले आओ, वो भी दोनों मिलाकर 1 kg। बाजार जाते हैं और वहां से लाते हैं आलू, वो भी आलू और प्याज 1 kg। तो मान लेता हूं कि कुछ आलू रहे होंगे येलो कलर वाले, 5 आलू रहे होंगे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल, और ये कुछ प्याज रहे होंगे जो पिंक कलर में दिख रहे हैं 4। इन सब का वजन मिलाकर जो टोटल रहा होगा वो रहा होगा, दैट विल बी 1 kg। ठीक है, इस मास डिफेक्ट को बेटर तरीके से समझने के लिए क्या हुआ मेरे बच्चे, अब जब इसका पूरा वजन किया तो 1.00 kg है, 1.00 kg है। अब जब इन आलू और प्याज को निकाला गया और इंडिविजुअली तौला गया, जब नापा तौला गया, तो नापने तौलने के बाद मतलब इंडिविजुअल आलू का वजन निकाला, इंडिविजुअल प्याज का वजन निकाला। व्हेन जब आलू का वजन निकाला और प्याज का वजन निकाला, उसका जब टोटल किया तो भाई वो 1 kg से ज्यादा था। सीरियसली वो 1 kg से ज्यादा आया। जब हमने उसको कलेक्टिवली फाइंड आउट किया तो कलेक्टिवली वो 1 kg था, बट जब हम उसको इंडिविजुअल निकाल रहे थे तो कुछ मास में 1.01 समथिंग kg में डिफरेंस आया। हमने कहा यार हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ रही हो, हमने दोबारा कैलकुलेट किया एंड बेटा सीरियसली जब हम इंडिविजुअली जब कलेक्टिवली निकालते हैं तो उसे हम लोग पूरा का पूरा 1 kg आया, और जब हम यहां पर देखते हैं तो इसका मास थोड़ा सा ज्यादा आता है जब इंडिविजुअल है। तो ये कहानी क्या है और ये क्या बताना चाहते हैं, इसी को कहते हैं मास डिफेक्ट, इसी को कहते हैं मास में डिफरेंस आना। दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट को और बेटर तरीके से समझाता हूं मेरे बच्चे। देखिए, ये जो आलू और प्याज का एग्जाम्पल लिया था मैंने, वो कुछ था नहीं एक्चुअली में। इसे क्या हुआ, प्रोटॉन मान लीजिए और इसे आप न्यूट्रॉन मान लीजिए। एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली रहते हैं एक साथ। जब उनका टोटल ओवरऑल मास देखा गया तो ओवरऑल मास देखने के बाद उनका जो ओवरऑल मास आया वो मान लीजिए 1 kg आया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। बट जब उनको इंडिविजुअली तौला गया तो इंडिविजुअली तौलने के बाद उनका सम किया गया तो उसके मास में डिफरेंस आया। इसी डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई कि मास डिफरेंस क्या है। मास डिफरेंस जब हम इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, जब हम इंडिविजुअल प्रोटॉन्स, इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स, इन सब का वजन निकालें और कलेक्टिवली इनका वजन निकालें तो दोनों में जो डिफरेंस आता है इसी को कहते हैं हम लोग मास नंबर। अब मास नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो आपको याद होगा ऑलरेडी मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है कि अब एक एटम है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और इसके अंदर रहता है न्यूट्रॉन। यहां पे प्रोटॉन रहता है और यहां न्यूट्रॉन रहता है, यहां पे प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। अब आपको पता है प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रोटॉन को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A माइनस जेड। भाई पहले ही बता दिया है मैंने यार। यानी मेरे पास अगर एक न्यूक्लियाइड है तो न्यूक्लियाइड में ये Z है
और ये ए है। ए इज अ मास नंबर, जेड इज अ एटॉमिक नंबर। जेड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के नंबर्स के बराबर होता है। ए जो होता है मास नंबर, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो ए माइनस पी करो, पी को तो हम जेड कह ही सकते हैं, तो या ए माइनस जेड करो, बात बराबर है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एटम्स का एक स्ट्रक्चर है मेरे बच्चे, जो आप यहां पर देख रहे हो। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब रिप्रेजेंट कैसे करूं, मास डिफेक्ट लिखूं कैसे? मास डिफेक्ट को लिखने का तरीका, दैट इज अ डेल्टा एम, दिस इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट लिखने का तरीका सीख लो पहले, डेल्टा एम, दिस इज अ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कैसे होगा? मास डिफेक्ट को लिखेंगे भाई प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस ओवरऑल न्यूक्लियस का मास। 1 किलो आलू, इंडिविजुअल आलू और प्याज, उनका वजन, तो हमने इंडिविजुअल लिखना है, तो इंडिविजुअल कैसे लिखेंगे? प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है आपके पास? एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? अगर कोई पूछे कितने प्रोटॉन है तो जेड प्रोटॉन है। यार जेड क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंडिकेट करता है। हर प्रोटॉन का वजन कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन एमपी। जेड नंबर है, एक क्लास में 10 लोग रहते हैं, सबका वजन 2 किलो है, तो पूरी क्लास का वजन 20 किलो हो गया। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इतने लोग रहते हैं, इतना मास होता है हर एक प्रोटॉन का, प्लस ए माइनस एन, सॉरी ए माइनस जेड, एन नंबर ऑफ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। आप इनको जोड़ लीजिए। मास ऑफ प्रोटॉन क्यों कह रहा हूं यार, मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलूंगा। इन सबके मास को जोड़ लीजिए, माइनस कर दीजिए मास ऑफ न्यूक्लियस को, दिस इज अ मास ऑफ न्यूक्लियस। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो ये तरीका है आपको मास डिफेक्ट को लिखने का। तो आपने यहां पे मास डिफेक्ट लिख लिया मेरे बच्चे, ये मास डिफेक्ट आ गया हमारे पास। अब आप देखोगे तो यही लिखा हुआ है मास डिफेक्ट, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो प्रोटॉन को लिखने का तरीका, न्यूट्रॉन को लिखने का तरीका, और न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दिया मैंने, भाई मास डिफेक्ट आ गया। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। फील आया कि नहीं आया यार? क्वेश्चन आता है भाई, आएगा डेफिनेटली आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख रहे हैं यार, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस पे अभी न्यूमेरिकल्स पे ही आएगा, न्यूमेरिकल से पहले आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई पेपर में, ध्यान से सुनना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है क्या? कहानी में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या समझाने की कोशिश करता है? वो ये बताता है कि एक न्यूक्लियस है हमारे पास, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी रहता है। एक काम करो ना, इसी बड़े वाले को न्यूक्लियस बना दो। अब इसके अंदर यह प्रोटॉन भी रहता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी रहता है। न्यूट्रॉन्स को ऐसे कर लो, ये न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं। अब प्रोटॉन के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, रिपल्शन होगा इसके बीच में, और ये वैसे ही फटने को तैयार हो जाएगा। यार पॉजिटिव रिपेल करेगा ना, पॉजिटिव रिपेल करेगा, और उसको उसके बावजूद भी उस पूरे तरीके से उसको बाइंड करके रखते हैं हम लोग, पूरे तरीके से उस न्यूक्लियस में उसको बाइंड करके रखते हैं हम लोग। पॉजिटिव भाग रहा है, मतलब ये पॉजिटिव कहता है अरे मुझे बाहर जाने दो क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये बाहर भागने के लिए तैयार है, बाहर भागने के लिए, एक दूसरे से रिपेल होकर बाहर भागने के लिए तैयार है। तो एक छोटी सी जगह में उसको पूरी तरीके से जो बांध दिया जाए, बाइंड करके रखा जाए, उस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। इस जिससे ये बंधा हुआ है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। जिस फोर्स से वो बाइंड अप है उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल अबाउट व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी के डेफिनेशन 2-3 तरीके से है, आपको जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज व्हाट? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम मैं कितनी एनर्जी दे दूं उसे, कम से कम मैं कितनी एनर्जी दे दूं एक न्यूक्लियस को जिससे उसके न्यूक्लियन सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए। एक न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी। आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो या आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो, मास डिफेक्ट इज द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। क्या है?
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू अ स्मॉल न्यूक्लियस। स्मॉल न्यूक्लियस में उसे बांधे रखने के लिए भी जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को भी हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यार बात दोनों सेम है। एक एनर्जी है 50 जिससे वो बंधा हुआ है, एक एग्जांपल ले रहे हो यार, 50 एक बांध के रखा हुआ है, इससे इतनी मिनिमम एनर्जी दे दो, तोड़ने के लिए ब्रेक हो जाएगा। तो चाहे आप इस फॉर्म में बोलो चाहे उस फॉर्म में बोलो, बात तो बराबर ही है। बट इसको न्यूमेरिकली लिखते कैसे? मास डिफेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, प्रोडक्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब ये तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है, पर अगर क्वेश्चन आ जाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए, तो मास डिफेक्ट निकालो, सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट निकाल लिया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर एटॉम मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर। सीधी सीधी बात है, मैं आपको बता दूं, कभी भी बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आएगा तो आप मास डिफेक्ट निकालना, उसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कई जगहों पे 931 दिया होगा, कई जगहों पे 931.5 दिया होगा, वो जैसा दिया होगा उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेना। यानी आपको पूरी एनर्जी जब ये सॉल्व करके दिया गया है तो मेगा इलेक्ट्रॉन में सॉल्व करके दिया गया है, आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन से वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना। ऑलरेडी मैं पहले भी समझा चुका हूं एएमयू के केस में, एएमयू वाला जो डेरिवेशन कराया था उसमें मैंने बता दिया था, नहीं तो आप पीछे स्किप करके देख लो। आगे लेके चलता हूं, और क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये ही क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, और इन क्वेश्चन को मिस नहीं करना भाई, मेरे को कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा इन क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी निकालो, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आपको दिया हुआ है ये सारा गिवन होगा, ये सारा गिवन होगा। अब आपको जैसा जैसा बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सॉल्यूशन पर आओ। पहले सॉल्यूशन पर आने के बाद पहला तो काम आपका बाइंडिंग एनर्जी से निकालने से पहले आपका सबसे पहला काम है यार किसी तरीके से मास डिफेक्ट निकाल लो। अब ये है अल्फा पार्टिकल, अभी आगे वैसे मैं अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ाने वाला हूं। अल्फा पार्टिकल है क्या एक्चुअली में? अल्फा पार्टिकल है हीलियम पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, 2 और 4। यानी यहां पर 2 तो प्रोटॉन है और मेरे पास 4 में से 2 यानी 4 - 2 इतने न्यूट्रॉन्स हैं। यार यही तो प्रोटॉन्स के नंबर है और यही तो न्यूट्रॉन्स के नंबर है, इसमें से इसको माइनस करोगे न्यूट्रॉन, A - Z। यार फील नहीं दे रहे हो यार, हाँ बोलो यार। अल्फा पार्टिकल Z आ गया, ये आ गया, यहां तक सिंपली क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर है। यानी हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। वी हैव 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। हमारे पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। हमारे पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अब जब 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं तो कैसे सॉल्व करें हम लोग? अब आप ध्यान से सुनिएगा। टोटल मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, 2 इंटू, देखो एक का मास कितना है 1.00785 AMU, मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं, अभी कर देंगे थोड़ी देर में मल्टीप्लाई। टोटल मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स, 2 इंटू 1.00865 AMU, इसका भी इक्वल टू भी निकाल लेंगे भाई, दोनों का वजन निकाल लिया। अब यहां पे इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। करते हैं अभी, पहले फटाफट इसको सॉल्व कर लें। हम टोटल सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, जरा देख लेते हैं, जल्दी 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 हो जाए तुम्हारा। हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा, 2 इंटू 1.0
0.07825। देखो मैं तो वीडियो को फास्ट करने के चक्कर में आप लोगों को ये कैलकुलेट कर रहा हूं, बट आप लोग आराम से कर लोगे यार, इतनी तो कैलकुलेशन ठीक होगी यार। ये AMU आ गया, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1.008665। भाई नंबर सेम लिए ना मैंने, 78250086208665। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2.01733 AMU। भाई ऐड कर दूं, 2.01565। अब आपके पास ये आ गया 4.03298 AMU। अरे यार मैंने ना प्रोटॉन के मास अलग निकाल लिए, न्यूट्रॉन के मास अलग निकाल लिए। अब मुझे न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है, देखो ना, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है। अब टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस दिया हुआ है, वो लिख लेता हूं, कितना, 4.00280 AMU। माइनस कर दूंगा मैं, माइनस करूंगा, मास डिफेक्ट निकल के आएगा, -4.00280। भाई मेरे पास मास डिफेक्ट आया डेल्टा एम, मास डिफेक्ट आ गया 0.03018 AMU। लो आ गया, इतना AMU आ गया। अब मास डिफेक्ट निकालने के बाद क्या करना, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी। क्या निकालना, बाइंडिंग एनर्जी, वो भी पर न्यूक्लियन नहीं बोला उसने। अब बाइंडिंग एनर्जी पूछेगा तो भाई इसी नंबर को आप 931 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो भाई इसी नंबर को मैं 931 से मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर आ जाएगा 28.09758 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में रखें तो 28.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो गया, बाइंडिंग एनर्जी आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालिए, तो आप क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसी नंबर को जो आपके पास आंसर आया 21 अब मास नंबर क्या है, मास नंबर है हमारे पास 4, ये मास नंबर है। अब इस मास नंबर से आप डिवाइड कर दोगे, ए भैया मास नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लो इसको मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 4, 7.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आ गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी। सिंपल है कुछ क्वेश्चन में, और यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं मेरे बच्चे, ठीक है, क्लियर। चलो अब एक काम करो, इस क्वेश्चन से पहले इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट करके बताना, एग्जाम्पल नंबर 7 ही लिख देना, ठीक है। सुनो, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है भाई, सॉल्व करना है प्लीज, और वो भी कैल्शियम का दिया हुआ है। अब जो कैल्शियम दे दिया है, तो कैल्शियम दे दिया तो क्या ही दिक्कत है। अब मेरे को CA2040 दिया हुआ है, CA2040 दिया हुआ है। अब 2040 दे दिया तो मेरे पास प्रोटॉन के नंबर पता चल गए, प्रोटॉन 20 है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करूंगा, 40 - 20 करूंगा, यार ले 20 आ गया, तो मेरे पास प्रोटॉन्स के नंबर भी पता चल गए, न्यूट्रॉन्स के भी नंबर पता चल गए, तो क्या ही लोड हो गया मेरे बच्चे, आंसर आ गया मेरे पास। तो प्रोटॉन्स के भी नंबर आ गए, न्यूट्रॉन्स के भी नंबर आ गए मेरे भाई। अब 20 मल्टीप्लाई ये, 20 मल्टीप्लाई ये, इन दोनों का मास जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस करेंगे, डेल्टा एम आएगा, डेल्टा एम को 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर पर न्यूक्लियॉन का पूछ रहा है, तो जो लास्ट में बाइंडिंग एनर्जी आई होगी उसे 40 से डिवाइड करोगे। कमेंट करके बताओ यार ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ तुम लोगों से। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां देखो, क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, एक्सप्रेस एटॉमिक मास यूनिट इन एनर्जी यूनिट्स, 1 एटॉमिक मास यूनिट इन एनर्जी यूनिट्स।
पहले तो जूल में और उसके बाद मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने करा दिया था यार आप लोगों को। कैसे बेटा, ध्यान से सुनो, करा दे रहा हूं यार, हाँ नहीं बोल रहे हो तुम लोग। 1 AMU इज व्हाट, 1 AMU क्या है, 1 AMU इज 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब जब एक AMU को हम लोग पहले एनर्जी की यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो आपको पता है एनर्जी की यूनिट्स क्या होते हैं, E = mc²। अब E की वैल्यू, M की वैल्यू कितनी है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। मेरे पास यहां पर क्या आंसर आएगा, एनर्जी की यूनिट्स आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगा। और यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो एनर्जी आ जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चेंज करना है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए कुछ मत करो, जो आपका ये आंसर आएगा इन मेगा इलेक्ट्रॉन, ये जूल में आंसर आया। अब 1.4 समथिंग आएगा, यानी 1.49 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल के अराउंड आएगा। और जब इसे सॉल्व करोगे, ये जूल आ गया। अब जब इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करोगे तो 1.49 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -13 से डिवाइड करोगे। -19 से डिवाइड करते तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता, -13 से डिवाइड करोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड आंसर आएगा। चेक कर लो आप जाके। अब यहां ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट निकालना है हमें ऑक्सीजन 16 का और 816। अब आपको यार ये क्वेश्चन अभी बताया मैंने, अब आपको क्या निकालना है, आपको अभी क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले प्रोटॉन के नंबर निकालने हैं, फिर मेरे को न्यूट्रॉन के नंबर निकालने हैं। जब प्रोटॉन के नंबर निकाल लूंगा, न्यूट्रॉन्स के नंबर निकाल लूंगा, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज दिए। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। चलो बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे हॉट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब बाइंडिंग एनर्जी, जैसा कि नाम ही बाइंडिंग है, मतलब बांधने वाली एनर्जी। आइए बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि सपोज कीजिए हमारे पास क्या हुआ, एक एटम है, एटम के पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी अवेलेबल होता है और न्यूट्रॉन्स भी अवेलेबल होता है। यानी कुल मिलाकर अगर ये बात कहूं कि एक न्यूक्लियॉन्स रहते हैं प्रोटॉन्स के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम साथ में बोलते हैं तो हम उसे न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। अब बच्चा हुआ क्या, आप एक बात सोचो, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में बंधे हुए हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्जेस है। अब पॉजिटिव चार्जेस है और उस पॉजिटिव चार्ज को हमने आपस में बाइंड कर रखा है, बांध के रखा हुआ है, और ये टूटे ना, यानी ये अलग अलग ना जाए। उस बांधने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी आर नोन एज अ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और सुनिएगा, जिस फोर्स से वो आपस में बंधे हुए हैं, उस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है यूनिवर्स का। अब मेरा बच्चा सॉरी, अब मेरा बच्चा जब ये बंधे हुए हैं आपस में और बाइंड अप है, तो बाइंड अप होने के लिए हमने डिस्कस कर लिया, वो बाइंडिंग एनर्जी है। जिस फोर्स से बंधा है उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, सर जब भी हम कोई बुक्स की डेफिनेशन देखते हैं तो उस बुक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस और सेपरेट अ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बेटा वो भी डेफिनेशन करेक्ट है, बट मेरा बेटा ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, वो एनर्जी जो न्यूक्लियॉन्स को बांधने में जो एनर्जी यूज होती है वो बाइंडिंग एनर्जी है, जो कि उस न्यूक्लियॉन्स को तोड़ने वाली एनर्जी के बराबर होती है। अब एक एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 20 एक नंबर में 20 हमें एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स, अब आपको पता है एनर्जीज हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लेते हैं, इतनी एनर्जी चाहिए हमें। अब इस एनर्जी में क्या हुआ, इतनी एनर्जी चाहिए जिससे कि हम एक न्यूक्लियॉन्स को बांध सके, और उसे तोड़ने के लिए भी मिनिमम इतनी ही एनर्जी तो चाहिए जिससे कि वो टूटकर वो सेपरेट हो जाएं और अलग अलग चले जाएं। तो मेरे बच्चे, इसी टॉपिक्स पे आज हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व डिस्कस करने वाले हैं, और आप देखेंगे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। तो आइए इसको एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके। ये आपकी स्क्रीन के पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व दिखाई दे रहा है मेरा बेटा। बाइंडिंग एनर्जी कर्व
कि स्टार्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉपी पेन लिख ले सकते हैं और उसको आराम आराम से लिख सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है कि एक न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज कीजिए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स अवेलेबल है। एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स अवेलेबल है, तो वो न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा और वो पहले ही टूटने को तैयार हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी के नाम से भी जानेंगे आगे वाले टॉपिक्स में। तो मेरा बच्चा, सबसे पहली लाइन क्या है? बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक्सप्लेन्स अस द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताता है। अब ये कर्व में अगर आप देखें तो कर्व में क्या लिखा हुआ है? द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स वर्सेस मास नंबर का ग्राफ दिया हुआ है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। अब अगर आप यहां देखें तो आप यहां पर इस कर्व को पहले ही समझा देता हूं मैं। तो अगर आप इस कर्व को देखें तो इस कर्व में ये छोटे छोटे से न्यूक्लियस है, छोटे छोटे से दिख रहे हैं, ये छोटे से न्यूक्लियस है। आप इस लाइन को देखिए, आप इस वाले पोर्शन को देखिए और इधर वाले पोर्शंस को देखिए। अब क्या है यहां पर इस पोर्शन में बताता हूं, ये जितने जितने छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं। अब छोटे छोटे न्यूक्लियस हर कोई चाहता है कि मैं अपने आप को मतलब स्टेबल बनाऊं। अब आप एक चीज सोचिए, हाइड्रोजन की बात करूं तो वो छोटा सा न्यूक्लियस है। वो क्या करता है? वो भी अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा? वो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ जुड़कर एक बड़े बड़े न्यूक्लियस बनाएंगे। जब छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को हर कोई चाहता है कि मैं स्टेबल कंडीशन में लेकर आऊं, तो देखिए जो छोटे न्यूक्लियस है आपस में जुड़ जाएंगे अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, और जो बड़े न्यूक्लियस है वो टूट जाएंगे अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। एक मिनट, जरा एक घुट पानी पी लो। आप समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे? जितने भी छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं वो आपस में जुड़कर यानी फ्यूज्ड होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे ताकि वो स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाए। और बड़े न्यूक्लियस अपने आप को तोड़ने के बाद स्टेबल करते हैं। तो इसीलिए बड़े न्यूक्लियस क्या करते हैं? यहां पर फिजन प्रोसेस करते हैं। यहां पे फिजन होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियर फिजन के नाम से जानेंगे, और ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियर होते हैं वो हम लोग फ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो आइए जरा देखते हैं एक एक लाइन करके। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहले, द न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर बिलो 20, जिनका मास नंबर 20 से बिलो है, चाहे 180 से वो अबव है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी स्मॉल होती है एंड दे आर अनस्टेबल। उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो लो होती है और वो अनस्टेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये छोटे छोटे न्यूक्लियस है, ये क्या होगा? आपस में कनेक्ट होकर अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, ये टूटकर स्टेबल बनने की कोशिश करेंगे। अगर हम वहीं पर बात करें न्यूक्लियस की जिसकी मास नंबर 56 है, यानी अगर हम बात करें आयरन की, तो उसका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे स्टेबल न्यूक्लियस होता है। अच्छा, पहला पॉइंट याद हुआ है? बाइंडिंग एनर्जी क्या एक्सप्लेन करती है? बाइंडिंग एनर्जी का स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को दिखाती है। हमने देखा कि 20 से बिलो और 180 से अबव न्यूक्लियस अनस्टेबल्स होते हैं। अब यहां पर 20 से बिलो फ्यूजन प्रोसेस में आते हैं और 180 से अबव फिजन प्रोसेस में आते हैं। अब यहीं पर अगर देखोगे, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे आप कुछ न्यूक्लियस को देख रहे हो, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम मोर स्टेबल है अपने नेबर से। देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, देखिए हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये यहां पर एक मैक्सिमा और मिनिमा शो कर रहे हैं। अपने नेबरिंग एलिमेंट से मैक्सिमा और मिनिमा इंडिकेट कर रहे हैं, जहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर स्टेबल विद द नेबर्स, नेबर से स्टेबल्स है। तो ये वाला ग्राफ एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है मेरे बच्चे। आप यहां पे लिख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी में क्या देखने को मिल रहा है कि जो अपर वाली लाइंस है वो स्टेबल न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रही है अपने पड़ोसी न्यूक्लियस से। अब इसी पॉइंट पर अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूं, जैसे एग्जांपल एक्सप्लेनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है,
चाहो तो आपको और शॉर्टकट बता सकता हूं मैं। पहला पॉइंट लिखो, ग्राफ बनाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्राफ में वो भी सारे एलिमेंट्स याद मत करिएगा, ये कर्व, एक ये याद कर लीजिएगा और एक ये याद कर लीजिएगा, बस इनफ है। ये जो 3 गोले बनाए ना, 4 गोले, उन 4 गोले के एलिमेंट्स लिख दीजिएगा और कर्व इसी डिजाइन का बना दीजिएगा, इनफ है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक्सप्लेन एज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, पहली बात। दूसरी बात, 20 से बिलो और 180 से अबव न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, दूसरा पॉइंट डाल दीजिएगा। और ये भी डाल दीजिएगा कि लोअर वाले फिजन में होते हैं, अपर वाले लोअर वाले फ्यूजन में होते हैं, अपर वाले फिजन में होते हैं। 56 यानी बाइंडिंग एनर्जी कर्व मैक्सिमम होता है आयरन के ऊपर, सबसे स्टेबल न्यूक्लियस माना जाता है। अब यहां पर देखिएगा, इतना 3-4 पॉइंट लिख दोगे ना तो बाइंडिंग एनर्जी 3 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा और 1 नंबर भी नहीं कटने वाला आपका, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कर देना। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी देख रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, every nucleon interact with its neighbor only, therefore binding energy per nucleon remains constant। binding energy remains constant रहता है वो, मतलब न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है तो लगभग बाइंडिंग एनर्जी जो होती है नेबरिंग एलिमेंट्स की आसपास ही होती है, नेबरिंग एलिमेंट्स के आसपास होती है। सेकेंड पॉइंट पर, अच्छा क्वेश्चन में ना बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके अंदर ना आपको न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के बारे में भी बताएगा। आप इस क्वेश्चन को देखो तो कई बार पूछा गया है। अब इस केस में क्या करने वाले हो आप देखो ध्यान से। पता नहीं खांसी क्यों हो रही है यार। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैं न्यूक्लियर फिजन बता चुका हूं आपको, मैं न्यूक्लियर फिजन। अब आप बताओ, जब बहुत हैवी न्यूक्लियस होंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएंगे और लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाएंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। अगर आप फ्यूजन की बात करोगे, छोटे न्यूक्लियाई हैं, ज्वाइन हो जाएंगे, एक हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होगा। इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर ये पूरा क्वेश्चन आ गया ना तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है अगर ये पूरा एक्सप्लेन करोगे तो। प्लीज आप इस क्वेश्चन को याद कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं तो आप देख रहे हो यहां पे ग्राफ दिख रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। मैं ज्यादा पॉइंट्स नहीं बताऊंगा आपको न्यूक्लियर फोर्स में, अगर आप इतना लिख दोगे तो काफी है। पहली बात, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, हमने जाना कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, एक एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स, एटम न्यूक्लियस, इसके अंदर बैठा है प्रोटॉन, इसके अंदर बैठा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्जेस है, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्जेस नहीं है। अब इनको, इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांधने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है, वो फोर्स हमारा क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी उस फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, और जो एनर्जी होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो मेरे बच्चे इसी न्यूक्लियर फोर्स को डिस्कस करें तो सबसे पहली बात होती है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर होता है। अगर आप बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लगभग 100 टाइम्स बड़ा होता है, 100 टाइम्स बड़ा होता है। तो सबसे पहला न्यूक्लियर फोर्स की खासियत है कि वो क्या शो करता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स शो करता है। आपको न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन याद हो गई, न्यूक्लियर फोर्स भी पेपर में आ रहा है मेरे बच्चे। इट इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाउंड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इनसाइड अ न्यूक्लियस। कितना छोटा सा लिखा है पांडे सर ने। अब इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, द पॉइंट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। अब ये शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लाइन होती है, ये वाला लगभग 0.8 होता है, ये 0.8 होता है मेरे बच्चे, अराउंड 0.8। अब आप देखोगे जितना डिस्टेंस बढ़ा हुआ है, जितना बड़ा डिस्टेंस है, बड़े डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या है, ऑलमोस्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बिल्कुल जीरो है, ऑलमोस्ट पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब जैसे 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 डिस्टेंस कम होता जा रहा है, 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 डिस्टेंस कम होता जा रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है। अब डिस्टेंस कम होता जाएगा और जैसे ही हम 0.8 पे पहुंचेंगे, 0, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी।
यहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होगी और यहां पे जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। मतलब बाइंडिंग एनर्जी की स्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। बाइंडिंग एनर्जी इस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम होता है मेरे बच्चे। जितना ज्यादा 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 उसे पास लेकर आओगे, इस पॉइंट पे बाइंडिंग एनर्जी सबसे मैक्सिमम मानी जाती है। जितना लोअर पोटेंशियल एनर्जी उतना मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। धीरे धीरे अगर हम न्यूक्लियस को और पास लेकर आए और पास लेकर आए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बढ़ता जाता है और स्ट्रॉन्ग रिपल्शन शो कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे हम उसे दूर रखते हैं, आपको दिखाई दिया है कि यहां पे अट्रैक्शन शो कर रहा होता है। तो मेन बच्चे ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। जितना डिस्टेंस शॉर्ट होगा, दूर रहेगा तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, एक प्रोटॉन इधर बैठा हुआ एक प्रोटॉन इधर बैठा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब सारा गेम तो कब है, जब उसे बहुत पास 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 लेकर आओगे, और जब बहुत ज्यादा पास लेकर आओगे तो जहां पर कुलाम्बिक रिपल्शन को भी वो फेल करके और पास आ जाए, तब जाकर बनता है एक न्यूक्लियर फोर्स। मतलब यार एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। अब इस प्रोटॉन को पास पास लेकर आ रहे हैं। अब भाई रिपल्शन तो हो रहा होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो रहा होगा, बट जैसे ही हम और बहुत कम डिस्टेंस कर देते हैं, और वो भी डिस्टेंस पता है कितने, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अरे छड़ना यार, फिर मीटर में देखो तो यानी ये फर्मी में होता है, 0.8 फर्मी। इतना शॉर्ट डिस्टेंस लेकर आओगे तब जाकर हमारा ये प्रोटॉन के बीच में हम इसको बाइंड अप कर पाते हैं। यहां पे बाइंडिंग एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो जाती है। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं और सैचुरेशन इफेक्ट शो करते हैं ये लोग। तो ये बस इतना इनफ है। अगर आप 2-3 पॉइंट्स इसमें से लिख दोगे तो न्यूक्लियर फोर्स इज इनफ। ठीक है, ये रिवीजन में आपको बेस्ट पॉइंट ध्यान देगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे। अब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो मैं आपको पूरी पीपीडीज, देखो आपने थ्योरेटिकल पीपीडीज बना रखी है, तो पूरी पीपीडीज में आपको सारे पॉइंट एक एक करके पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस रेडियो एक्टिविटी को जरा 5 से 7 मिनट के अंदर फटाफट वाइंड अप करते हैं यार, ताकि आपका रिवीजन शॉर्ट में रहे मेरे बच्चे। अब यहां देखो रेडियो एक्टिविटी की बात करें। रेडियो एक्टिविटी क्या है? सबसे पहली बात, रेडियो एक्टिविटी है क्या, थोड़ा सा वो समझ लीजिए, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। यार एक एटम है, एक न्यूक्लियस है, और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स हैं। जितना ज्यादा न्यूक्लियस ज्यादा होते जाएंगे उतना न्यूक्लियस हैवी होता चला जाएगा और हैवी न्यूक्लियस बनाएगा। और जब हैवी न्यूक्लियस बनाएगा तो ये सब अपने आप फटने को तैयार हो जाएंगे। मेरे बच्चे हैवी न्यूक्लियस की बात करो मैं, हैवी न्यूक्लियस जहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होंगे, जहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होंगे, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरप्रोटॉनिक रिपल्शन, प्रोटॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा होगा, न्यूक्लियर अनस्टेबल हो जाएगा मत, और ये अपने आप टूटने लगेगा, डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। मेरे बच्चे रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है कि हम एक सिंबल से न्यूक्लियॉन्स की बात करें यार, प्रोटॉन को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, पहले से उसके अंदर रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन होने की वजह से वो पहले से फटने को तैयार है, बाहर जाने के लिए तैयार है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में रेज निकलती हैं, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, अल्फा बीटा गामा रेज होने वाली है। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं मेरे बच्चे। नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव इज स्पॉन्टेनियस एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी बाय नंबर ऑफ हैवी एलिमेंट्स अकरिंग इन नेचर। भाई ये सेल्फ प्रॉपर्टी है, अपने आप होता है, इसको केमिकल और फिजिकल और टेम्परेचर से कोई लेने देना नहीं कि आप कहीं सोचें कि मैं टेम्परेचर बढ़ाकर रेडियो एक्टिविटी करा दूं ना, या केमिकल कोई चेंजेस कर दूं तो रेडियो एक्टिविटी नहीं, ये सेल्फ प्रॉपर्टीज होती है मेरे बच्चे। द वर्ड स्पॉन्टेनियस का मतलब है शेयर नेचर ऑफ एलिमेंट, एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव का मतलब है एलिमेंट अपने आप विदाउट एनी मतलब एक्सटर्नल एजेंट, ये अपने आप प्रॉपर्टीज होती है। इसी को हम लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव में आप एक बात ध्यान रखना, कोई भी केमिकल चेंजेस और कोई भी फिजिकल चेंजेस से ये एक्टिविटी नहीं होती है। अब हुआ क्या रेडियो एक्टिव का, देखो रेडियो एक्टिविटी देयरफॉर द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ हैवी न्यूक्लियस एलिमेंट disintegrate itself without being forced any external agent, कि नहीं बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के जो ये प्रॉपर्टी
बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, बिना किसी फोर्स के, जो ये डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस होता है, बच्चों को परेशानी हो रही है कि डिसइंटीग्रेशन मतलब सेल्फ टूट जाना, अपने आप बिखर जाना, उसे हम सेल्फ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसी को रेडियो एक्टिव प्रोसेस कहते हैं मेरे बच्चे, ये बात याद रखना। और ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? बैक्यूरेल ने 1896 में ऑब्जर्व किया था मेरे बच्चे, डिस्कवर्ड किया था। तो फटाफट देखते, ज्यादा टाइम नहीं लगाना हम लोगों को इसके ऊपर। अच्छा, ये कैसे देखा गया था, ये कैसे हुआ था, ये ऑब्जर्वेशन कैसे हुई थी रेडियो एक्टिव ऑब्जर्वेशन को? उन्होंने देखा था एक यूरेनियम सॉल्ट पॉजेस्ड अ peculiar property of affecting a photographic plates even when the plate was light proof package। मैं आपको बहुत सिंपली लैंग्वेज में बताऊं, हमारे पास एक लाइट प्रूफ पैकेज था, किसका? यूरेनियम सॉल्ट्स का। अब उसके ऊपर ना बाहर से कोई लाइट तो आ नहीं रही थी, उसको जब अंदर रखा गया था रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के साथ, तो वहां पे बहुत सारे स्पॉट्स मिले थे यूरेनियम के ऊपर। तो यूरेनियम के ऊपर जो स्पॉट्स मिले थे, तो उन्होंने बोला यार कि ये किसी ना किसी रेस की वजह से ही हुआ होगा जो वो छोटे छोटे से स्पॉट्स आए हैं। तो उन रेज का नाम उन्होंने बैक्यूरल रेज रखा था। अभी आप लोगों के लिए इतना जानना जरूरी है कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस पता कैसे चला। इन सब के बारे में डिस्कशन करें तो बहुत लंबी कहानी है रेडियो एक्टिविटी, जो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो मेरा बेटा एक एक करके छोटे छोटे टर्म्स में बता देता हूं। फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन बाय एलिमेंट वाज टर्म एज रेडियो एक्टिविटी। उस टर्म का नाम रेडियो एक्टिविटी रखा गया, और एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा गया, जिसकी वजह से क्या होता था, रेडियो एक्टिव रेज निकलते थे, जो न्यूक्लियस होते थे सेल्फ डिसइंटीग्रेट हो जाते थे, जिसका नंबर 40 से अबव है। मेरे बच्चे, ये जस्ट छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू करा दे रहा हूं, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, ये सारा प्रोसेस वही है। आप एक एक करके इसको पढ़ लेना मेरे बच्चे। मेन अब आता है, अच्छा ये भी देख लो, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस रिवील्स दैट द फिनोमेना ऑफ रेडियोएक्टिविटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, जो मैं ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता चुका हूं। मैं हट जाता हूं, आप एक एक करके सारे पॉइंट्स को एक एक करके देख लो। मेन हमारा अल्फा और बीटा रेज पे इंपॉर्टेंट है। देखो, अब आते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी है, उस रेडियो एक्टिविटी को क्या किया गया, किस प्रोसेस पे चेक किया गया। ये ना रेडियो एक्टिविटी को कैटेगराइज किया गया उसकी एबिलिटी ऑफ पेनिट्रेशन से। अब एबिलिटी ऑफ पेनिट्रेशन मतलब कौन कितना पेनिट्रेट करता है, कौन कितना किसी मेटल को काट सकता है, कितने पावरफुली काट सकता है। जैसे एग्जांपल एक का नाम देगा, वन काइंड ऑफ रेडिएशन जो लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर थी, जिसके पावर बहुत कम थी, वो कम पेनिट्रेट कर पाता था, उसका नाम रखा गया अल्फा रेज। उससे थोड़ा जो हैवी था, उसका नाम रखा गया बीटा रेज। अब जो सबसे हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रखता था, उसका नाम रखा गया गामा रेज। अब यहीं पर हमने क्या हुआ, एक प्लेट्स बना दी, हमने एक प्लेट्स बनाई ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रख दिए हम लोगों ने। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रखे, ये प्लेट्स हमारी पॉजिटिव थी और ये प्लेट्स हमारी नेगेटिव थी। अब जब यहां से रेज निकली तो देखा गया एक रे सीधी निकल रही है, एक रे इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, एक रे इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई उसका नाम अल्फा रखा गया, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई उसका नाम बीटा रखा गया, जो किधर भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ उसका नाम हमने गामा रखा। अब गामा ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती थी, वो सीधी चली जाती थी, इसीलिए उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती थी। ठीक है, फटाफट देख लो यार, अल्फा की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। अल्फा रेज क्या है? अल्फा रेज हीलियम पार्टिकल्स को ही कहा गया जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे बच्चे, जिसका चार्ज जो होता है +2e होता है, उसका जो वेलोसिटी रेंज होता है वो इतना होता है, इसकी मतलब जो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल होती है 3 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर होता है एयर में। अब सेम बीटा की प्रॉपर्टीज देख लो, मतलब ज्यादा इस पे लोड मत लो, मेरा कहने का मतलब है आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए। द चार्जेस ऑफ बीटा इज इतना, मास इज इतना, रेंज ऑफ वेलोसिटी इज 33% टू 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होता है। बीटा बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है एयर्स के अंदर, बहुत मीटरों तक ट्रैवल कर सकता है। सेम गामा की प्रॉपर्टीज है मेरे बच्चे, मैं जस्ट एक बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आप लोग कर लें। ये न्यूट्रल होता है, इसका रेस्ट मास 0 होता है,
गामा की वेलोसिटी जो होती है लाइट की वेलोसिटी के बराबर ही होती है वैक्यूम में। हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है इसके अंदर। दिस इज अ गामा। अगर आपको अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज अगर पूछ ले तो आपको ये करना होगा। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, न्यूक्लियर फिजन, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, न्यूक्लियर फिजन। फिर भी मैं ये पॉइंट क्यों लेकर आया, थोड़ा सा आपको चीजें बताने के लिए। देखो ध्यान से, न्यूक्लियर फिजन समझाने के लिए मैं लेकर आया। फिजन में क्या हुआ कि कोई भी हैवी न्यूक्लियस टूटता है और छोटे छोटे न्यूक्लियस में बट जाता है। जैसे आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं, ये जानबूझ के अगर एक रिएक्शन आए ना तो ऐसे इसलिए आपके लिए करने के लिए, देखो 92 235 न्यूट्रॉन्स इसके ऊपर डाला गया। अब जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डाला गया यानी इसके साथ रिएक्ट करा गया, तो आप एक चीज देखो, ये क्या हुआ, 92 0 92 हो जाएगा, 235 प्लस 1 235 प्लस 1 कितना हुआ, 236 हुआ। तो याद रखना जो मास नंबर का सम है इधर के मास नंबर के सम के बराबर होना चाहिए इसी रिएक्शन की वजह से। अदरवाइज मैं ऑलरेडी न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन बता चुका हूं, 92 प्लस 0 92 के बराबर होना चाहिए। तो चेक करो, चलो 92 और 0 92 हुआ, 236 हुआ, दिख रहा है आपको। अब जब ये टूटेगा बेटा, हैवी न्यूक्लियस जब छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटेगा, देखो 56 प्लस 33 56 प्लस 36, आप इसको 236 को जोड़ोगे तो ये देखो इन दोनों का मास नंबर, और यहां देखो यहां पे ये भी है, न्यूट्रॉन्स भी है, तो देखो क्या होगा, ये देखो 56 36 56 36 जोड़ लो 92 के बराबर होगा, 141 92, और ये देखो 3 इंटू 1 3 इंटू 1 यानी 3, जोड़ के देखो 236 के बराबर होगा। तो कभी कभी ना एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने आपको एक इक्वेशन दिखाई। जैसे एग्जांपल आपको कभी क्वेश्चन दे देगा, एक एक्स एलिमेंट दे देगा, एक एक्स एलिमेंट में देने के बाद आपको यहां बोलेगा ये हमारा z है, ये हमारा a है, यहां पे 3 न्यूट्रॉन्स मान लो 0 और 1 दे दिया। अब इसके बाद आपसे पूछेगा कि यहां आंसर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, ये 0 और z यानी यहां पे z ही आएगा, कोई y एलिमेंट बनेगा, a इधर a दिख रहा है और इधर क्या है 3 दिख रहा है, यानी a प्लस 3। तो मतलब आपको ये चीज करने आनी चाहिए। अच्छा अगर इसकी जगह अल्फा रख देता, इसकी जगह अल्फा रख देता तो 2 और 4 हो जाता, अगर अल्फा रख देता, ठीक है। तो बस इस चीजों को याद रखना मेरे बच्चे प्लीज, सेम एज इट इज। ये रिएक्शन देखो, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस बन रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस होता है मेरे बच्चे, क्लियर है। तो ये था हमारा एक बेसिक टर्म्स। इसके बाद क्या रह गया हमारा, ये तो क्वेश्चंस है, बेसिक टर्म्स था, और यही था हमारा न्यूक्लियाई चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट था। मैं आपको बताऊं, अगर आप न्यूक्लियर चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर बाइंडिंग एनर्जी कर्व तक और न्यूक्लियर फोर्स तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अल्फा रेस बीटा रेस थोड़ा सा मतलब हल्का सा रेडियो एक्टिव पूछा जाता है, ज्यादा रेडियो एक्टिव के बारे में पूछा नहीं जाता। तो आप हल्का सा एक ओवरव्यू रख लें अपने पास, पर जो आप कोशिश करें कि फ्यूजन फिजन बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स और न्यूक्लियर डेंसिटी के ऊपर टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंटली करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।